हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी सी डिस्टरबेंस चल गई थी, ठीक है, जिसके वजह से आपको 2-3 दिनों तक वीडियो नहीं मिला। अब मैं आ गया हूँ। अब आपकी सारी वादे, सारे जितने भी वादे हैं, सारे के सारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे बच्चे हमारे, ठीक है, बच्चे हमारे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। हाँ भाई, बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं। तो चलिए, इसमें कह रहे हैं कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। कह रहे हैं कि एक वयस्क मनुष्य जो है उनके कितने दांत होते हैं। तो वो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, ठीक है। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है। कह रहा है मस्तिष्क मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संकोचन के लिए, सोचने के लिए। मस्तिष्क मस्तिष्क में जो भी काम करेंगे, जो भी काम जैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते जाएंगे। तो ऑब्जर्व करना किसका काम है? मस्तिष्क का काम है। तो वो हृदय स्पंदन भी कर सकते हैं, शारीरिक संतुलन के लिए भी कर सकते हैं, सोचने के लिए भी कर सकते हैं। तो इनमें से सभी, ये सभी के लिए वो कर सकते हैं। अब कह रहा है नंबर 3 में कह रहा है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया ट्रेकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है? तो वो हो जाता है कॉकरोच। कॉकरोच में कैसा खून पाया जाता है? WBC, ठीक है। इसमें वाइट ब्लड, WHIT, वाइट BO ब्लड कर्प सेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड कर्प सेल्स पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, जुड़ता तो है नहीं, अब चयन होगा नहीं, विस्थापन, हम विस्थापित तो करते नहीं है, तो उपापचयन ही होगा, उपापचयन होगा, ठीक है। C फॉर कैट, ठीक है। चलिए, 5 नंबर सवाल में क्या कहता है कि पूर्ण पूर्ण विकसित अंडाशय, पूर्ण विकसित अंडाशय द्वारा क्या कहलाता है? तो वो फल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो फल कहलाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? स्त्री में जो है XX होता है, ठीक है। स्त्री में जो है वो XX होता है, पुरुष में XY होता है, पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। अब जानते होंगे बच्चे, अब कहते होंगे कि भाई लड़का लड़की कैसे पैदा हो जाता होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इनका गुणसूत्र इसके साथ मिल गया, ठीक है, तो ये जो है स्त्री बेटी पैदा होगा, और इसका जो गुणसूत्र है इसके साथ मिल जाएगा तो ये XY बना देगा, तो ये बेटा पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में जो है यही पता लगाता है, गुणसूत्र ही पता लगाते हैं, तभी कहता है कि बेटा हुआ तो बेटी हुआ, जो हुआ वो गुणसूत्र के अनुसार ही पता लगता है। अगर XX के साथ अभिक्रिया कर लिया तो बेटी पैदा होगी, अगर XY के साथ अभिक्रिया कर लिया तो बेटा पैदा होगा, ठीक है। चलिए, बात समझ गए। अब कह रहा है मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण जो है गोबर छत्ता होता है। ये मृत होता है, इसमें जीवन इसमें नहीं होता है, ये गोबर छत्ता हो गया, ठीक है। गोबर छत्ता जो है वो मृत जीवों का उदाहरण है। मृत जीवी जो है गोबर छत्ता के रूप में मृत जीवी होते हैं, गोबर छत्ता के रूप में जो है मृत जीवी होते हैं, ठीक है। चलिए, गाढ़ कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति जो है वो मोटी होती है? तो भीतरी जो है वो मोटी होती है, भीतरी सतह जो है वो मोटी होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है? देखिए, अधातु तो सुचालक होता ही है, अधातु जो है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक, ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो कि सुचालक है। क्या है? सुचालक है। वो ऐसा धातु है कि वो सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन का समरूप है, ठीक है। तो ये मतलब विद्युत का जो है वो सुचालक होता है। अब कह रहा है बैटरी का जो अम्ल है वो किसका बना होता है? बैटरी का जो अम्ल है
वो सांद्र H2SO4 का बना होता है। बैटरी का जो अम्ल है वो सांद्र H2SO4 का बना होता है। अब कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा। कली चूना का रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। अब कह रहा आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त, देखिए NaCl यहाँ भी है, NaCl यहाँ भी है, यही हो गया नमक। आयोडीन युक्त या आयोडीन इसमें भी है, आयोडीन इसमें भी है, तो ये दोनों हो जाएंगे आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम पूछ रहा है। रासायनिक नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कैल्शियम सल्फेट नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होगा, ठीक है। चलिए लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल, लौंग का जो तेल है वो किस प्रकार के सूचक होता है, तो गंध के लिए सूचक होता है, गंधीय सूचक होता है, ठीक है। घरेलू गैस जो LPG का प्रमुख अवयव है वो ब्यूटेन का समरूप होता है, ब्यूटेन से मिश्रित होता है, ब्यूटेन उसमें मिले रहते हैं, ठीक है, ब्यूटेन उसमें मिले रहते हैं। मेथेन जब लीजिएगा तो भैया अनहड़ हो जाइएगा, ठीक है। मेथेन बहुत खतरनाक चीज़ है, उसमें अनहड़ाना चालू हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि C16 फुलेरिन की आकृति जो है किस प्रकार से होती है, तो फुटबॉल की आकृति की होती है। किसकी आकृति की होती है, फुटबॉल की आकृति की होती है। आप जो फुटबॉल जो डिजाइन जो देखेंगे, जहाँ जहाँ पे बिंदा छोटा छोटा बिंदा होगा, छोटा छोटा जो बिंदा होगा वो जो है कार्बन का अपरूप है, वह उतना कार्बन यानी कि 60 कार्बन लगाने की उसमें छेद गिनिएगा तो 60 वो छेद होगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स जो है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो वो पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, कनेर बोले थे हम आपको, बरगद में भी पाया जाता है, इनमें से सभी में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है, ठीक है। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है। मानव मूत्र में यूरिया का जो प्रतिशत होता है वो 2% होता है। 2% उसमें जो है यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिया होता है, ठीक है। मानव मूत्र में 2% यूरिया होता है। भ्रूण का विकास कहाँ से होता है। भ्रूण का विकास जो है वो कहाँ से होता है, भ्रूण का विकास हम कहेंगे गर्भाशय से होता है। कहाँ से होता है, तो गर्भाशय से होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष किसी के पास है तो किस लेंस का प्रयोग करेगा। अगर उसको निकट दृष्टि दोष है तो किस प्रकार का लेंस करेगा, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग वो करेगा। अब कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर के लिए होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 होता है, 3 × 10⁻6 होता है, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन वही A फॉर एप्पल, ठीक है। प्रकाश का न्यूनतम चाल, प्रकाश का जो है न्यूनतम चाल जो है किस में होगा। प्रकाश का न्यूनतम चाल, सबसे कम चाल जो है कांच में होगा, कांच में होगा, सबसे कम चाल कांच में, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होगी, तो उत्तल, ये देखिए उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, सारा का सारा जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है, सारा का सारा पॉजिटिव होगा। कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली ओ धातु, ये देखिए पारा तो कमरे के ताप पर रहता है, लेकिन ये क्या चीज़ है, तो धातु है। ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला है, ये हो जाएगा ब्रोमीन। ये ओ धातु है, क्या है, ओ धातु है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन की अभिक्रिया देखिए AgNO3 और Cu जो है एकल विस्थापन की अभिक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है वो कितनी होती है। आवर्त सारणी आवर्तों की संख्या जो है वो 7 होती है। क्या होती है, 7 होती है। पेंटेन C5H12 में कितने संरचना समावयवी हो सकते हैं, तो वो 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 29 में कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल है वो पाया जाता है, तो वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, दूध में ही पाया जाता है।
अब कह रहा है दही कैसे जमता है, किण्वन अभिक्रिया के द्वारा जमता है। ठीक है, निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, वो सोडियम को डुबाकर धातु में थी, केरोसिन में डुबाकर, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। इसको आसानी से काट भी सकते हैं, आसानी से काटा भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है। ठीक है, आसानी से काटा भी जा सकता है। अब कहेगा केरोसिन से इसको डुबा के क्यों रखते हैं, तो ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ये जो है जल के साथ अभिक्रिया, वायु में जल होता है या नमी होता है, उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये जो है विस्फोट कर जाएगा, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबाकर रखता है ताकि ये हवा के संपर्क में ना आए। A4C3 का जल अपघटन निम्नांकित में से कौन, अगर जल अपघटन कर देंगे Al4C3 का जो जल अपघटन करेंगे तो वो जो है मीथेन उत्पादित कर देगा। क्या करेगा, मीथेन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब चलिए, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु है जो कि अम्लराज में घुलता है, तो एयू किसको बोलते हैं, सोना को एयू बोलते हैं, एजी जो है सिल्वर को बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ईंधन देखिए, ये सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है। सीएनजी से भी काम होता है, एलपीजी से भी खाना पकता है, लकड़ी से भी खाना पकता है, तो ये सभी ईंधन हो गए। क्या हो गए, सभी। डी फॉर डॉग। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा और पेट्रोलियम हो जाएगा, यानी कि दोनों, कोयला पेट्रोलियम दोनों हो जाएगा। अब कह रहा है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा, अमोनिया क्लोराइड का जो है जलीय विलयन अम्लीय होगा। क्या होगा, वो उसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, अब चलिए 36 नंबर में कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होगी, सहसंयोजन बंधन की संख्या जो है वो 7 होगी। कितनी होगी, तो वो 7 होगी। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थों का नाम क्या है, रासायनिक पदार्थों का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। रासायनिक पदार्थों का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, अब कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, जिसका मान सबसे कम होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, अब इससे कम अम्लीय 2 होगा, इससे कम अम्लीय 3 होगा, इससे कम अम्लीय 4 होगा। ठीक है, 7 से जितना कम होगा उतना अम्लीय, 7 से जितना अधिक उतना क्षारीय। ठीक है, चलिए 39 नंबर में कहता है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन जो है वो पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके 3। कितने पाए जाते हैं, तो 3 पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए क्यूप्राइट जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है, तो वो कॉपर का अयस्क है। अब कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा ये देखिए, कार्बन की मात्रा इतना है। ठीक है, ये देखिए 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, प्रकार प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है, प्रकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य। अब क्या है ओरिजिन जो है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, द ओरिजिन, तो वो डार्विन का सिद्धांत था। ठीक है, डार्विन का सिद्धांत, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, अब कह रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होगी, तो वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3। ओजोन के अणु के ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, अणु की संख्या 3। अब चलिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, हरे पत्ती में जो ही प्रकाश का संश्लेषण होता है। अब कह रहा है परिशेषिका का हिस्सा कौन सा है, तो परिशेषिका का हिस्सा जो है आहार नाल होता है। क्या होता है, आहार नाल होता है। संवहन तो जल में थी, जल में संवहन अगर बोल दिया तो ये पौधे में होता है। जनतंत्र आप जानते ही हैं, जनतंत्र, जनन में जो जनन का जो तंत्र होता है, जनतंत्र, तंत्रिका तंत्र जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, ये आहार नाल जो है। ठीक है, आहार नाल परिशेषिका का हिस्सा है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में कह रहा है
कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा कौन रहता है? तो तीसरा पोषी स्तर जो है वो जो है ये उत्पादक, तृतीय पोषी स्तर यानी तृतीय पोषी स्तर जो है मांसाहारी होगा। हाँ, मांसाहारी होगा। ठीक है, 47 का बी नंबर मांसाहारी होगा। पूछिए क्यों मांसाहारी होगा? उत्पादक, पहले उत्पादक यानी कि घास हुआ उत्पादक, उसके बाद आ गया हिरन आ गया, उसके बाद आ गया बाघ। क्या आ गया? बाघ। ये देखिए उत्पादक हो गया। ये शाकाहारी, ये तो घास खाएगा, ये घास खाएगा, और इसको खाएगा कौन खाएगा? तो बाघ खाएगा। ठीक है, तो ये मांसाहारी हो गया। तो ये तीसरे पोषी स्तर हो गया। पहला स्वयं पोषी हो गया घास, द्वितीय पोषी हिरन, तृतीय पोषी जो होगा बाघ हो जाएगा। ठीक है, चलिए मांसाहारी हो गया। ठीक है, 48 कह रहा है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ होंगे? कह रहा है कि निम्न में से कौन समूहों में से निम्न में से कौन से समूहों में से केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ होगा? तो वो है घास, घास, पुष्प और चमड़ा। अरे पुष्पा सिनेमा का देख के पुष्पा वाला फ्लावर वाला काम आज याद आ रहा है। ठीक है, पुष्पा नहीं पुष्प बोल रहे हैं। ठीक है, घास, पुष्प और चमड़ा। ठीक है, केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। अब कह रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने के लिए टिंचर आयोडीन बनाता है? टिंचर आयोडीन भाई किस में घोलेंगे? तो वो जो है टिंचर आयोडीन बना लेगा। तो एथिल एल्कोहल में घोलेंगे तो वो टिंचर आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का उदाहरण है? डालडा में जो है वसा उपस्थित रहता है वो किस प्रकृति का होता है? तो वो जो है संतृप्त प्रकृति का होता है, संतृप्त प्रकृति का होता है। ठीक है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक जो है सी डबल बॉन्ड ओ होगा। प्रोपेनॉन का क्रियाशील समूह जो होगा सी डबल बॉन्ड ओ होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल में कह रहा है, अगला सवाल एथिलीन जो है नंबर 52। एथिलीन जो है, एथिलीन क्या है? एथिलीन जो है वो ओलेफिन है, एक उसका दूसरा नाम जो है वो ओलेफिन है। ठीक है, चलिए 53 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन बायोगैस नहीं होगा। ठीक है, पेट्रोलियम तो होगा, प्राकृतिक गैस होगा, कोयला होगा, लेकिन बायोगैस नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा है टिहरी बांध। टिहरी बांध किसके लिए किया जाता है? टिहरी बांध जो है आप देखिए, बांध का निर्माण अब जल आपूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, भूमि सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं, बिजली उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं, इनमें से सभी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बिजली उत्पादन के लिए ही किया गया था टिहरी बांध का उपयोग। ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए ही मोस्टली यूज किया गया था, बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, टिहरी बांध जो है बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा तत्व जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? आसानी से इलेक्ट्रॉन का जो त्याग जो है वो नहीं करेगा, कौन सा है? तो वो फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन आसानी से त्याग नहीं करेगा। अब आ जाइए 56 नंबर में क्या करें? निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक जो होगी वो फास्फोरस में हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस में। अब कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमात्रक 220 वोल्ट है तथा 100 वाट। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपर्युक्त शक्ति बराबर कह रहा है, उपर्युक्त शक्ति बराबर क्या होगा? तो उपर्युक्त शक्ति बराबर इसका हो जाएगा 25 वोल्ट। किसका हो जाएगा? 25 वोल्ट। आप इसका कैलकुलेशन करके बाद में निकाल सकते हैं, मेरे पास अभी उतना समय नहीं है जो मैं आपको निकाल के दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं आपको बता दूंगा P बराबर होता है I²RT, और W बराबर होता है IR²। ठीक है, अब चलिए आगे सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? अब कर निम्नलिखित में से जो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि इसका जो है विद्युत धारावाही तार जो है वो निकट तक चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं के
तार के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र का तार होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो है वो ओम मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? ओम मीटर। ओम जो है सीधा प्रतिरोध का मात्रक होता है, सीधा प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक नहीं होता है। अब जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान हो जाती है? अब कह रहा है कि इसमें कि जब एक से अधिक जो है जुड़ा रहेगा, क्या जुड़ा रहेगा? प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसका जो है विद्युत धारा जो है वो समान हो जाएगा। विद्युत धारा जो है वो समान रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो समान हो जाएगा। अब चलिए 61 नंबर में कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा जो है कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी है कि कवच की बाहरी त्रिज्या और आपतित प्रकाश के लिए यह त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी जो है 9.8 cm, यहाँ भी cm यानी सेंटीमीटर है, तो cm में तो कैसा व्यवहार करेगी? तो वो कह रहा है कि वो कैसा व्यवहार करेगी, वो कैसा व्यवहार करेगी? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगी। कैसा व्यवहार करेगी? तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगी। ठीक है, अब कह रहा है कि ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के कितने नवीकरणीय स्रोत हैं? तो ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत हैं। कौन है? कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम। अब कह रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो है जो सरलता से सुलभ हो सके ना, ये भी नहीं होगा। जो प्रति एकांक आयतन के लिए, प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए अधिक कार्य करेगा, हाँ ये भी हो जाएगा। सुलभ में भी प्राप्त हो जाए, एकांक द्रव्यमान में भी प्राप्त हो जाए। जिसका भंडारण तथा परिवहन आसानी से हो जाए, ये भी हो सकता है। अब कह रहा है जिसमें सभी गुण हो। अब कह रहा है कि जिसमें सभी गुण हो, तो ये जिसमें सभी गुण हो यही होगा। ठीक है, डी नंबर। चलिए अब देखते हैं 65 नंबर में क्या कहता है। 65 नंबर में कह रहा है कि इनमें से किसको रासायनिक दूत कहा जाता है? इनमें से किसको जो है रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? पौधे के उत्सर्जित पदार्थ जो है वो रेजिन भी होता है, गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है। इनमें से सभी, गोंद भी, रेजिन भी निकलता है, गोंद भी निकलता है, टैनिन भी निकलता है पौधे से बाहर निकलता है। ठीक है, अब कह रहा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि जो है किस में होता है? तो वो होता है वृषण में। हेट्रोक्राइन जो है वृषण में होता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान को प्रदान कैसे होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है बात रंध्रों से होता है, रंध्रों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात रंध्र से नहीं, रंध्रों से ही देंगे। अगर नहीं रहेगा रंध्र तब बात रंध्र हम दे सकते थे। ठीक है, चलिए 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है पुरुष का हार्मोन है? कौन जो है वो पुरुष का हार्मोन है? कौन जो है पुरुष का हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष का हार्मोन है। क्या कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन पुरुष का हार्मोन है। किण्वन प्रक्रिया में पाई जाती है, किण्वन प्रक्रिया में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ईस्ट। किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण से दही जमता है। प्रकाश संश्लेषण में होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो दिन में होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जो है दिन में ही उगते हैं सूर्य, तो सूर्य से प्रकाश लेता है। ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो दिन में होती है, रात में नहीं होती। लेंस का आवर्धन का जो है ऐसा ही मात्रक विहीन होता है। इसका कोई मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं हो, मात्रक विहीन होता है। कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत दिखता है? आकाश जो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है? तो वो इनमें से कोई नहीं। काला आकाश को जब पृथ्वी पर देखेगा तब ना काला दिखेगा। ये तो प्रकीर्णन के कारण पृथ्वी पर पानी रहता है तब ऊपर दिखता है नीला, और जब आके जब चल जाएंगे चंद्रमा पर तो नीचे देखेंगे तो काला दिखेगा पृथ्वी। समझ रहे हैं? ठीक है, 75 नंबर में देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता है वो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। अब किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? दूर का प्रतिबिंब जो है
हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। अब चलिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, वो ऋणात्मक होगी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो उत्तल हो गया। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है, प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण जो है, अब प्राथमिक वर्ण नीला भी हो सकता है, हरा, लाल, ये प्राथमिक वर्ण, इनमें से सभी ये प्राथमिक वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना जो है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना के कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चलिए, आपका सी क्वेश्चन फिर भी जो है जिस दिन छुट्टी हुआ था उससे आज कर लेकर दूसरा क्लास जो है, यानी कि चौथे पाँचवें दिन का क्लास जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट आप करते रहिए, जिस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।